Welcome back, students. This is class 11 physics, and in last video lesson we talk about differentiation and integration. तो आपको मैंने लास्ट वीडियो लेसन में डिफरेंशिएशन वगैरह के बारे में बताया था। आज अपन है ना कुछ फॉर्मूले हैं वो अपने को ना जो फिजिक्स में अपने काम आने वाले। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे फॉर्मूले जो अपने आगे काम आएंगे, तो उनके बारे में आज अपने को क्या करनी है, स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन, वी आर स्टडीइंग डिफरेंशिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो फॉर्मूला वो है आपका d अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि x डी सी अपॉन डी एक्स, डी सी सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। c क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो c है ना वो क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। तो डी सी अपॉन डी एक्स, यानी कि अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो वो डिफरेंशिएशन क्या वैल्यू देगा हमें, 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग एनी कांस्टेंट नंबर, अगर आप है ना किसी कांस्टेंट नंबर है उसका अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, देखो ये है ना, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है ना तो ये इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। और डी अपॉन डी एक्स लगाने से इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट में चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी सी अपॉन डी सी डी एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन सी, चेंज इन सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन सी क्या है आपका, कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा जो फॉर्मूला है अपने पास, अगर है ना कोई कांस्टेंट इस तरीके से आ जाए, सपोज दैट किसी के मल्टीप्लाई में आ जाए लाइक दिस, मान लो यहाँ आ गया c और y। आपसे कहा जाए c जो है ना वो तो है कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट है, बट y जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है। आपसे कहा जाता है c इज कांस्टेंट बट y इज नॉट कांस्टेंट। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, तो जब है ना c अकेला आता है कांस्टेंट तब तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका 0 नहीं होगा। c अगर है ना, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, c जैसे मान लो किसी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है किसी वेरिएबल के साथ, तो हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उसको हम वैसे ही ना बाहर छोड़ देंगे विदाउट डूइंग एनी डिफरेंशिएशन। यानी c का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको आपको कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर छोड़ दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, केवल y का डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है। तो सी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये आपको y का ही डिफरेंशिएशन करना है, जो वेरिएबल है ना उसी का ही डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का होता नहीं है। अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और अगर किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो आप उसको वैसे छोड़ देना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थर्ड, x to the power n। x to the power n, अगर किसी की पावर n है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाता है, तो हम क्या करेंगे, n को आगे लेके आएंगे और इसमें से 1 क्या करेंगे, माइनस। यानी किसी की पावर अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो आगे आ जाएगी और उसमें से 1 क्या कर देना, लेस कर देना। जैसे कि आपसे ये कहते कोई डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 है, चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, एन को आगे लेके आना है, यानी 5 को आगे लेके आओ और उसमें से 5 माइनस 1, 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, अगर कांस्टेंट आ जाए साथ में तो क्या करोगे, इस तरीके से मान लो इस तरीके से आ गया कोई क्वेश्चन, डी अपॉन डी एक्स 2x की पावर 5 आ गया,
और अब आपसे कहा जाता है कि इसका ना डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स 2 है ना, ये तो अपने को कहाँ लेना है, बाहर लेना है, 2 को तो लेना है बाहर, और x की पावर 5 का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, 5x की पावर 4, 5 टू जा 10x की पावर 4। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ना इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपको करना है। तो मेरे हिसाब से इसमें डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, log x log बेस ई x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। स्टूडेंट्स log x भी क्या है, एक लोगरिथम फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन है, जिसको आप आगे और ज़्यादा इसको ब्रीफली स्टडी करोगे। log x जो है वो एक जैसे कि sin x होता है, तो ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x cos x tan x, इसमें अपन अलग अलग x की वैल्यू रखते हैं और हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आती है। वैसे स्टूडेंट्स log x जो है, दिस इज आल्सो ए फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड लोगरिथम फंक्शन। और इस log x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 1/x, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसको हमें 1 के अपोन में लिखना होता है। इस तरीके से हम ना इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं किसका, log x का। log x के बारे में डिफरेंशिएशन अपन करेंगे स्टूडेंट्स, sin x cos x tan x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ऐसे तो अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन होता है, cos x का होता है, tan x का होता है, वैसे इनके भी डिफरेंशिएशन होते हैं, sec x का, cos x का, सब क्या होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन हम है ना इस वीडियो में केवल उन डिफरेंशिएशन, उन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपनी 11th 12th और आगे की फिजिक्स में अपने काम आते हैं। बाकी जो चीज़ें होती है, ऐसे तो डिफरेंशिएशन का पूरा बड़ा चैप्टर है अपने 12th क्लास में, तो वो अपन मैथ्स में है, वो फिजिक्स में नहीं है, मैथ्स में, तो वो अपन मैथ्स में स्टडी करेंगे। अभी अपने जो 11th 12th में जो काम आने वाला जो मटेरियल है उनके बारे में अपने को स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ एक एग्जांपल है वो अपन थोड़े से सॉल्व करते हैं ताकि अपने को डिफरेंशिएशन और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ स्टूडेंट्स, एग्जांपल इस तरीके से, पहले फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड dy upon dx। सपोज दैट स्टूडेंट्स, एग्जांपल है अपने पास y is equal to x to the power 5, x to the power 5 plus x to the power 3 plus 5x square plus 6। ये अपने पास कोई एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में डियर स्टूडेंट्स हमें कहा जाता है फाइंड dy upon dx, यानी y का x के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो dy upon dx इज इक्वल टू 5x की पावर 4, 3x की पावर 2, 10x 6। अब देखो स्टूडेंट 6 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अकेला है, इसके साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स वी विल से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट इट विल बी इक्वल टू 0, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है वो किसके इक्वल माना जाएगा, 0 के इक्वल माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपन है ना डिफरेंशिएशन जो है वो अपन किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, साइन एक्स का आपको याद रखना, कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। बस ये इस तरीके के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वही अपने फिजिक्स में आगे काम आएंगे।
अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन। अब अपन चेक करेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, दिस इज द रेट, चेंज ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल। मतलब ना किसी और के रेस्पेक्ट में अपन चेंज जो है वो अपन फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी कोई मान लो सपोज करो कि अगर आपसे मैं कहूँ कि आप है ना इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, तो आप कहोगे सर इसकी अगर लेंथ और ब्रेथ एक्स एंड वाई है तो इसका अपन एरिया फाइंड कर लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके। लेकिन कोई ऐसी शेप आ जाए फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये आ गई और आपसे मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये मान लो पॉइंट यहाँ पे ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला जो एरिया है ना ये फाइंड कर लो, ये वाला एरिया फाइंड करो। तो स्टूडेंट्स अब हमें समझ में आता है कि यार कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो अपने को पता है कि कोई फिक्स ऐसी कोई शेप नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे अपन है ना इस जो मैंने ड्राइंग बनाई है उसका एरिया जो है वो अपन फाइंड कर लें। तो ऐसे केसेस में अपन क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी में एक स्ट्रिप ले लेंगे इस तरीके से, और दिस विल बी वेरी स्मॉल, वेरी ये वाली, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस पूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या एक्स एक्सिस है, यानी एक्स डिस्टेंस है, लेकिन दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो इस स्मॉल डिस्टेंस को मैंने क्या मान लूंगा, डी एक्स। फिजिक्स में अपन ऐसे ही करते हैं, कोई स्मॉल डिस्टेंस होती है, स्मॉल कोई चीज़ होती है, तो अपन उसको ना स्मॉल चीज़ को अलग से लिखने के लिए अपन अभी डी एक्स अपन यूज़ करते हैं, वेरी स्मॉल, यानी कि लगभग ये मान लो नॉट एग्जैक्ट जीरो बट दिस इज वेरी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो, ये मान सकते हैं, यानी कि dx जो है वो वेरी स्मॉल लेंथ है, dx जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल लेंथ है। और ये वाली जो लेंथ है ये मान लेते हैं अपन, ये तो बहुत बड़ी है तो ये तो मान लेते हैं ये dx के रेस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा है तो इसको मान लेते हैं y। अब ये जब अपन बहुत स्मॉल ले लेते हैं ना तो ये वाला जो स्ट्रिप है इसको अपन मान सकते हैं ये कैसी है, रेक्टेंगल जैसी। ये अगर ना बहुत ही छोटी स्ट्रिप लेते हैं तो ये कैसी शेप लगती है, रेक्टेंगल जैसी। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन ये जो एरिया आएगा वो केवल इस स्ट्रिप का है। हम क्या करेंगे, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनाएंगे और उन स्ट्रिप सारी जितनी भी स्ट्रिप बनती है उन सारी स्ट्रिप्स का अपन क्या करेंगे, एरिया फाइंड करें और सारे स्ट्रिप्स के एरिया को क्या करते हैं अपन ऐड कर देते हैं तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस अपन काम में लेते हैं वो कौन सी प्रोसेस है, इंटीग्रेशन। देखो ऐसे स्ट्रिप बना बना के तो अपन काम कर नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल कि अपन है ना ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप बनाए और फिर अपन एरिया निकालें, ये तो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो गया। तो इसलिए ना इन सभी स्ट्रिप्स को ऐड करना, तो ये वाला जो साइन आता है ना, ये जो मैंने बनाया है इस तरीके से वाई डी एक्स, ये जो साइन है ये है इंटीग्रेशन का साइन, ये साइन किसका है, इंटीग्रेशन का, ठीक है। और वाई डी एक्स ये साइन साथ में, इसका मतलब अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वाई डी एक्स। वाई डी एक्स का क्या मतलब है कि x के रेस्पेक्ट में y का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। वी विल इंटीग्रेट
इंटीग्रेट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये सिंबल होता है और ये इस तरीके से अपन साइन यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये साइन है स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, छोटी छोटी बहुत सारी स्मॉल क्वांटिटी को हमने इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि उनको ऐड कर दिया, यानी उनको प्लस कर दिया, सम कर दिया। सम का एस होता है ना, उसी एस को ना यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, इंटीग्रेशन का सिंबल है एक्चुअली स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं अपन कुछ एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी अपन थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं जो अपने फिजिक्स में काम आएंगे। फर्स्ट जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन है वो है आपका x की पावर n का। अगर आपके पास हो x की पावर n dx और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो आप इसका इंटीग्रेशन बताओगे x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस में क्या आएगा c। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर है ना कहीं पे आपको ये इंटीग्रेशन दिया हुआ और यहाँ पे है ना, अब ये इंटीग्रेशन दे दिया लेकिन हमें ये नहीं कहा कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, यानी कि यहाँ पे एक तो ये ऐसे है और एक ये ऐसे होता, तो इन दोनों में फर्क है। ये जो है ना यहाँ पे ये जो आ रहे हैं इनको बोलते हैं लिमिट्स। क्या बोलते हैं, लिमिट। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। लिमिट का क्या यूज होता है, लिमिट हमें ये बताती है कि आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। मान लो इसका अगर है ना ग्राफ इस तरीके से होता और मान लो यहाँ 3 होता और 4 होता, तो अब हमें पता है कि 3 से 4 की और हमें क्या 3 और 4 के बीच में अपने को क्या करना है, 3 और 4 के बीच में अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो ये अपने पास फिक्स है, ये हो गया डेफिनेट। लेकिन अगर अपन बात करें केवल x की पावर n का तो ये हो गया आपका इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब हो गया इसमें हमें कुछ भी पता नहीं है, इसमें हमें कुछ भी पता नहीं कि इसमें अपन इंटीग्रेशन किस तरीके से मतलब कहाँ से कहाँ तक करना है। तो इसका मतलब जिसमें हमें कुछ कंफर्म आइडिया नहीं होता तो उसमें अपन क्या करेंगे, प्लस का c जो है वो ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपको लिमिट दे रखी है तो आपको c ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल है। प्लस c का मतलब ये है कि इसका आंसर जो आएगा वो एक फिक्स नहीं है, यानी कि प्लस में c, ये c की कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि हमें लिमिट दे नहीं रखी। लिमिट अलग अलग लिमिट पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, c का आंसर अलग अलग आ जाएगा, c जो आपका चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो एग्जांपल है वो अपन इस तरीके से लेंगे। सपोज दैट आपको दे दिया x की पावर 5 dx, तो यहाँ फॉर्मूला में देखो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी कि पावर में अपने को ऊपर और नीचे बोथ साइड अपने को क्या करना है, वन जो है वो अपने को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस c, ये आ गया x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस का c। और यही क्वेश्चन अगर अपने को ऐसे दे दिया जाता, इसका इंटीग्रेशन करो सेम, लेकिन आप इंटीग्रेशन करो 3 से 5 के बीच में। अब ये क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गई। तो इसका इंटीग्रेशन भी आपको वैसे ही करना है। x की पावर 5 का क्या होगा, अभी किया था ऊपर x की पावर 6 अपॉन 6, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस में c जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, लिमिट जो है वो वापस आपको लिखनी है 3 और यहाँ पे 5। दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। अब आपको इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। प्लस में c आपको यूज नहीं करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो पहले अपन रख देंगे इसमें अपर लिमिट, जैसे कि 5 अपॉन में क्या 6। तो पहले x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। बाकी की जो कांस्टेंट वैल्यू वो वैसी की वैसी रहेगी, केवल जो x जो होता है वही क्या होता है आपका चेंज होता है। तो यहाँ 5 की पावर 6 अपॉन 6 माइनस, अब अपन क्या रखेंगे इसमें 3,
तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6/6। अब इसको आगे सोल्व कैसे करना है ये आपको पता है। तो ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट्स दी हुई होगी, उसकी यही पहचान है डेफिनेट इंटीग्रल की कि आपको लिमिट दी हुई होगी। और जहाँ पे लिमिट दी हुई होती है वहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप ये लिमिट्स वगैरह पुट करते हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है आपको, और प्लस में सी वगैरह वो कुछ नहीं आएगा। तो ये इसका डेफिनेट आंसर आ गया, इसलिए इसको डेफिनेट बोलते हैं। इसका एक्स की वैल्यू क्या है, सी हमें पता नहीं, तो इसलिए प्लस में क्या लगाते हैं सी, कि यहाँ पे सी कुछ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो और देख लेते हैं साथ में। सेकेंड जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो है आपका 1/x। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1/x dx। इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है log बेस e x प्लस सी। जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है, यानी कि इसका अगर डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास 1/x आया, तो 1/x का इंटीग्रेशन कर दो तो वापस क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम किसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उसका आंसर ले आते हैं तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस है ना रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उसका आंसर पहले वाला आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है, ये आपको ऐसे भी याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कोस एक्स। अच्छा एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, लिमिट यहाँ पे भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी लिमिट हो सकती है, लिमिट आगे कहीं पे भी हो सकती है। और लिमिट सोल्व करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको ना एक्स वगैरह जो भी वेरिएबल ना उसके अंदर आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, माइनस का कोस एक्स। एक इंपॉर्टेंट और है कोस एक्स का प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, इसका क्या आएगा, प्लस का साइन एक्स प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द कोस एक्स। इसके अलावा बस स्टूडेंट्स यही आपके मेन जो इंटीग्रेशन है वो यही है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपको इस तरीके से कोई इंटीग्रेशन दे दिया जाए, फाइंड x की पावर 5 माइनस cos x प्लस 1/x dx, इतना बड़ा इंटीग्रेशन दे दिया। तो जैसे डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते थे, सब अगर ना कोई भी 2 और मोर देन 2 फंक्शंस आर गिवन इन प्लस और माइनस, then we can separate all differentiation like this students. In this question we have 3 functions and there are positive and negative sign, so we can separate them। यानी इसका आप अलग से करो, इसका अलग से कर दो और इसका अलग से कर दो। x की पावर 5 मान लो यहाँ पे 3, तो x की पावर 3 न्यूमेरिकल अगर पावर आती है तो उसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करना है अपने को, पावर में 1 ऐड करना है, नीचे भी पावर में क्या ऐड करना है आपको, 1 ऐड करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 4 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ हम लिखेंगे log x। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन आएंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन आते हैं अपने फिजिक्स में, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इतने फॉर्मूलेज वगैरह हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनके ये फॉर्मूला जो है वो आपको क्या करने हैं, याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेगी। विदाउट फॉर्मूला यू कांट डू दैट एनीथिंग। अब स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन वगैरह से रिलेटेड अपने 1-2 एग्जाम्पल है इसी चैप्टर में, वो लास्ट टॉपिक है आपको, वो आपको मैं एग्जाम्पल वगैरह जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।